मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्ड्स माइटोस और कॉन्ड्रियान से मिलकर बना है। माइटोस मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी सूत्रवत संरचना, और कॉन्ड्रियान मीन्स ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, कणों जैसी संरचनाएं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कुछ कोशिकाओं में सूत्रवत यानी छड़ जैसी दिखाई देती है, परंतु कुछ कोशिकाओं में यह छोटे कणों जैसी दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला सबसे सक्रिय कोशिकांग है। यह प्लास्टिड की अपेक्षा आकार में छोटी होती है, परंतु इसकी सक्रियता प्लास्टिड की अपेक्षा अधिक होती है। सर्वप्रथम सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की टांग की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। इसके बाद सन 1890 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया, परंतु इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स बट इट इज एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, परंतु यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में अनुपस्थित होती है, यानी यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। जो आरबीसी होती है, ब्लड की रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, इस नवजात आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, परंतु मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। सामान्यतः प्रत्येक दैहिक कोशिका में लगभग 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और लीवर कोशिकाओं में सबसे अधिक अर्थात 1500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाई जाती हैं, यानी लीवर की प्रत्येक कोशिका में लगभग 1500 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, परंतु इष्ट कोशिकाओं में केवल 10 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और एल्गी में एक कोशिका में केवल 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो आइए हम लोग अध्ययन करें कि जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया कोशिका के कोशिका द्रव्य में, और उसको बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद 1897 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसी बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था और उसे बायोप्लास्ट नाम दे दिया था, उसी बायोप्लास्ट को सन 1897 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है, और इसका औसत व्यास 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है, परंतु जो सूत्रवत माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोमीटर तक होती है। इसके बाद सन 1904 ईस्वी में मेवेस नामक वैज्ञानिक ने पौधों, और वह भी निम्फिया पौधे में खोज किया, और बताया कि यह माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है। अब आइए हम लोग अध्ययन करें माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में।
माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना के बारे में जानकारी तब हुई वैज्ञानिकों को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। बहुत अच्छी उससे भी अच्छी माइक्रोस्कोप जैसे लुमिनेसेंस माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की भी खोज अब हो चुकी है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका अध्ययन किया गया, उसमें यह देखा गया कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह दोहरी एकक कला से घिरी हुई संरचना होती है। और मैं आपको एकक कला अर्थात यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा बताऊं। यह जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है यह लाइपोप्रोटीन की बनी हुई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इस तरह से जब माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी गई तो पता चला कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह दोहरी एकक कला से घिरी होती है। बाहर वाली इसकी कला आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और अंदर वाली कला इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। बाहर वाली कला तो इसकी सपाट होती है, परंतु अंदर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन होती है यह अंदर की तरफ बहुत से अंगुलीनुमा प्रवर्धों में दबी होती है और इस दबे हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध को क्रिस्टी कहा जाता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच कुछ खाली स्थान होता है। यह खाली स्थान लगभग 6 से 7 नैनोमीटर तक होता है और उसे इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है। इस इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस में इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाया जाता है। अब आइए हम लोग अध्ययन यह करें कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की तरफ कौन सा द्रव्य पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ एक जेली जैसा साफ पारदर्शक द्रव पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और कुछ धातुओं के आयंस भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और 70 प्रकार के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए होता है यह सर्कुलर डीएनए होता है और जो राइबोसोम्स होता है यह 70 प्रकार का राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स की उपस्थिति यह इंगित करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वशासित कोशिकांग है। इसमें स्वजनन की सामर्थ्य होती है, अपनी जैसी माइटोकॉन्ड्रिया निर्मित करने की क्षमता होती है। जो इसकी क्रिस्टी होती है उस पर छोटे दाने जैसी संरचना पाई जाती है और इस क्रिस्टी पर लगभग 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के और एक दूसरे से लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की ही दूरी पर प्रोटीन्स की बनी हुई सूक्ष्म दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको F1 पार्टिकल्स अथवा ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 10⁴ to 10⁵ ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। इस ऑक्सीसोम्स के हेड पर एरोबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग अध्ययन करें माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन के संबंध में। कोन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन को बताया और कोन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन दिया गया उसमें
लगभग 65% प्रोटीन्स, 25% फास्फोलिपिड्स, 25% फास्फोलिपिड्स, 0.5% RNA, 0.1% DNA के साथ कुछ 70 प्रकार के राइबोसोम्स भी इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। शेष 4.4% में FMN अर्थात फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, FAD अर्थात फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NAD अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोसाइड्स के साथ साथ साइटोक्रोम्स और ओबीक्विनान और कुछ धातुओं के आयंस जैसे आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इत्यादि के आयंस भी पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग अध्ययन करें और मैं आपको उसमें एक विशेष चीज़ यह भी बताऊं कि लवक की भांति माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्ध स्वशासित कोशिकांग है। इसमें स्वजनन की सामर्थ्य होती है और यह स्वजनन की सामर्थ्य कोशिका के अंदर रह करके ही हो सकती है। इसलिए लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी ही जैसी माइटोकॉन्ड्रिया निर्मित करने की क्षमता होती है। तो आप परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि कोशिका के 2 अर्ध स्वशासित कोशिकांगों के नाम बताइए, तो उसमें आप नाम लेंगे हरित लवक का और माइटोकॉन्ड्रिया का। यह 2 अर्ध स्वशासित कोशिकांग हैं। सन 1913 ईस्वी में बारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। यानी सन 1913 ईस्वी में बारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वायवीय श्वसन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं। अब आइए मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन अर्थात इसके कार्य के संबंध में बताऊं। आपको मैं श्वसन क्रिया का एक समीकरण लिख रहा हूं, जैसे C6H12O6 + 6O2। इससे बनता है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP। यह श्वसन क्रिया का एक समीकरण है और यह जितना आसान समीकरण हमने लिख दिया उतनी आसान यह क्रिया नहीं होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वह 3 चरणों में होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ETS कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज का एक अणु
पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूट जाता है, परंतु यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। अब यह जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के फलस्वरूप जो पायरुविक एसिड बनते हैं, यह 3 कार्बन वाले यौगिक हैं, इसलिए यह कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को भेद करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पहुंच सकते। इसलिए यह पायरुविक एसिड सर्वप्रथम परिवर्तित होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होते हैं, कार्बन का एक अणु इससे निकल जाता है। अब यह 2 कार्बन यौगिक रह जाता है। जब यह एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाता है, इसके बाद श्वसन की यह 2 प्रक्रियाएं यानी क्रेब्स साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो श्वसन क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलती है, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में 9 विभिन्न एंजाइमों की सहायता से 9 चरणों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूट जाता है। इसके बाद यह पायरुविक एसिड का अणु परिवर्तित होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में और यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। इसके बाद स्टार्ट होती है क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया। और क्रेब्स साइकिल प्रक्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल को चलाने वाले एंजाइम्स होते हैं, उसकी सहायता से यह प्रक्रिया चलती है और विभिन्न चरणों से होते हुए इसमें बीच बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और NADH+H+ अर्थात इसे NADH2 भी कह सकते हैं। यह निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अपचयित अवस्था में प्राप्त होते हैं। जो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं उसको NAD ऑक्सीकृत अवस्था का इसको ग्रहण करके NADH2 में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रेब्स साइकिल में विभिन्न चरणों में बनने वाला यह NADH2 फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में पहुंचता है और विभिन्न चरणों से होते हुए यह ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। इस तरह से ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 38 ATP ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। यानी ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल 40 ATP अणु बनते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को, इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को चलाने वाले के लिए 2 ATP अणु खर्च हो जाते हैं। इस तरह से ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल 38 ATP अणु का शुद्ध लाभ होता है और जो यह ATP है जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसे एक उच्च ऊर्जा यौगिक कहा जाता है और यह ATP का निर्माण विभिन्न एंजाइमों की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसी ऊर्जा से शरीर की सभी जैविक क्रियाएं चलती हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइबोसोम्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।